गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आयुष गर्ग। आज हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो कि CMA इंटर ग्रुप फर्स्ट में है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये चैप्टर क्यों आया, इसका क्या यूज़ है, सब कुछ जो भी है हम आज इसके 14 कॉन्सेप्ट को रीड करके हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे। तो हम पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें कितना खर्चा आएगा वो हम देखते हैं। जैसे एक पेन बनाने के लिए इसकी प्लास्टिक बॉडी लगती है, इंक लगती है और एक प्लास्टिक रिफिल लगती है। ये मटेरियल है डायरेक्ट ऊपर मटेरियल पर हम अंदर जैसे इसमें मार्किंग होती है बॉडी, पेन की बॉडी पे कुछ भी मतलब लिखा होता है, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं एक तरीक़ा से। पर हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोडक्शन के, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की ज़रूरत है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है प्रॉफिट से। जितना प्रॉफिट बढ़ाना है हमें उतना ही डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को कम करना होगा। इसलिए ये कॉस्ट पहले हम ये नहीं कर सकते। अब मॉडर्न सोसाइटी में हम अपनी कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को ही गिरा के हम अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर सकते हैं। पहले तो हम ये भी कर सकते थे कि हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दें, पर हमारे कॉम्पिटिटर इन मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि हमारा एक रिस्क होता है। इसलिए हम अब प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करते, हम प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 तरीके के कॉस्ट इंकर होते हैं। जैसे मटेरियल का फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, हमारे पास मटेरियल आएगा, जब भी हम उसको प्रोसेस करेंगे उसके लिए हमें लेबर चाहिए। उस लेबर के लिए हमें ओवरहेड कॉस्ट करने पड़ते हैं, उनको मतलब फूड खवाना, ड्रिंकिंग वाटर, वेयर हाउस में रखना, एडवर्टाइजमेंट कराना, ये ओवरहेड्स हो गई। ओके, फिर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक मेजर पोर्शन है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया पेन का एग्जांपल देखो, उसमें मेन ही मटेरियल कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा उसी का ही खर्चा होता है। उसको हम कम करेंगे तो हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक मेजर पोर्शन है। जैसा कि मैंने आपने बताया, पॉजिटिव रिलेशनशिप है विद यूनिट्स के साथ। जितनी हमें यूनिट बढ़ानी होगी उतना हमारा कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, और हमारा प्रॉफिट जब बढ़ेगा जब हमें अपनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल कॉस्ट भी है। ठीक है, अब हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है कि कितना ऑर्डर करें एक ऑर्डर में, हाउ मच टू बी ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिससे हमारी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम रहें, दोनों ना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो ना कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो। इसलिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब एक हम ऑर्डर करते हैं तो बेसिकली 3 तरह के खर्चे आते हैं। एक तो परचेज कॉस्ट, मतलब जितने में हमारा माल परचेज करेंगे उसकी हमें पेमेंट करनी होगी। जैसे एक ऑर्डर पर हमने 500 यूनिट परचेज करे और एक यूनिट की वैल्यू है 2 रुपये, तो 1000 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं हम परचेज कॉस्ट। दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर करने पे, जैसे हमें मान लो मतलब फ़ोन करने में या और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने में, पेपर वर्क पूरे करने में ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड होगी। और एक कैरिंग कॉस्ट, मतलब कितनी कैरिंग कॉस्ट एक माल को रखने में, यूनिट्स जो बच जाते हैं। जैसे हमने मटेरियल मंगाया सप्लायर से, हम वेयर हाउस तक रखवाएंगे
अब जब तक वो यूज़ में नहीं आता रॉ मटेरियल, तब तक हम उसकी जो देखभाल करेंगे। तो उसके लिए जो कॉस्ट रहती है कैरिंग कॉस्ट, वो पर यूनिट के बेसिस पे निकालते हैं। परचेज कॉस्ट तो हमें निकालनी आती है, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट मंगाई और प्राइस पर यूनिट कितना है। और हमारा दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ़ द ऑर्डर इन अ ईयर, मतलब कितने कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हम कर रहे हैं एक साल में, तो इसको हम निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है A/O/Q। ये हम कैसे निकाल रहे हैं ये हमने क्लास में पढ़ लिया था, हम आपको फर्स्ट क्विक रिवीजन करा रहे हैं। हम आपको ये बता सकते हैं, A का मतलब है एनुअल नंबर ऑफ एनुअल, सालाना कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट ज़रूरी है हमको। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है। Q मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू बी परचेज इन अ सिंगल ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर एनम को निकालने के लिए हमें पहले Q मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी चाहिए इंटू C, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय Q। हमें जो ही इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा, स्टोरेज कॉस्ट आएगा, डिटोरेशन आएगा। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी, मतलब हम वेयर हाउस में माल रखा है उसका इंश्योरेंस, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट देते हैं, इसी तरह ये आएगा। डिटोरेशन मतलब पेनल्टी फाइन्स। मैंने आपको बता दिया था, जब ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगी। ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगी। जैसे कि हमने एक ऑर्डर में दिए 500, दो ऑर्डर साइज लेते हैं। एक ऑर्डर साइज लिया हमने 50, एक लिया 100, ठीक है। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये, 20 रुपये ले लेते हैं, इसकी भी 20, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 2 10, 1010, 1000, ये हो गया 2000। तो हमने देखा जैसे हमारी ऑर्डरिंग साइज़ बढ़ रही है और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। सॉरी ये तो वो हो गया ना, टोटल नंबर, फिर ऑर्डर हमारे कम हो जाएंगे ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ऑर्डर साइज और टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मतलब सालाना में कितनी खर्च आएगी। ऑर्डर साइज हमारा देखो 500 हमने लिया था, 500, 50 और 100 बढ़ गए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹20 थी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी तो कम हो जाएंगे, उसमें हाफ हो जाएंगे, इसमें 100 रहेंगे। तो अब कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये हो गया 5 2 10, ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 5 2 5 10, 1 2 1, ये भी 1 लाख इक्वल आ गया। ये सारा गड़बड़ लगता है, 1 मिनट में आपको देख के बताता हूँ। ये ज़्यादा ही बेंच मार्क कर रहा है हमारे लिए। अरे सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको देख लीजिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले को 2 × A × O डिवाइडेड बाय C का होल स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट। ए का मतलब है एनुअल, ए का मतलब है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब सालाना में हमें कितनी रॉ मटेरियल सालाना में हमें कितनी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। और दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ का मतलब यहाँ का, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और क्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला रिवाइज करने का तरीका है, तुम दोनों की दोनों आ जाओ, ओपन चैलेंज है, काट के रख दूंगा घर में घुस के। तुम मतलब दोनों की दोनों मतलब दो, तुम दोनों की दोनों आ जाओ, ओपन ए से आ जाओ, ओपन चैलेंज है, ओ काट के रख दूंगा। ओपन चैलेंज है, काट के रख दूंगा घर में घुसकर। सिंपल है। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है क्या इकोनॉमिक ऑर्डर साइज हमेशा ऑप्टिमाइज होता है। द आंसर इज़ नो, क्योंकि ऑप्टिमम ऑर्डर साइज का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी मिनिमम इफ़ डिस्काउंट इज़ मोर देन। हम कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टिमाइज है या नहीं है। इफ़ डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा है, इज एक्स्ट्रा डायरेक्ट इस डिस्काउंट इज़ मोर देन एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो हमारी खर्च ज़्यादा हो रही है एक ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, कैरिंग कॉस्ट पे, देन इट विल बी बेनिफिशियरी टू चूज़ ऑर्डरिंग साइज। ओके, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन सप्लायर टू चूज एंड परचेज रॉ मटेरियल इफ डिफेक्टिव अराइज फ्रॉम द परचेजिंग मटेरियल। मतलब हमें कोई डिफेक्टिव माल दे रहा है कोई सप्लायर, तो हम उसे कैसे चूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा चूज सप्लायर हुज नेट मटेरियल कॉस्ट इज़ मिनिमम। उस सप्लायर को चूज़ करना होगा, जिसकी मटेरियल कॉस्ट मिनिमम हो। इसके निकालने के लिए नेट मटेरियल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले वही टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल रेक्टिफिकेशन, मतलब हमने वो खर्चा किया है उसमें रेक्टिफिकेशन, ख़राब माल दिया उसको सही कराने के लिए रिपेयरिंग रेक्टिफिकेशन लगेगी, और उसने कितना डिस्काउंट दिया उसको लेस कर देंगे हम। इसके निकालने के लिए फिर हम डिसीज़न लेंगे कि कौन सा सप्लायर हमें चूज़ करना चाहिए इस बेसिस पे। ये मेन है फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर चलेंगे, जो कि है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन रेंज टाइप क्वेश्चन। जो रेंज टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलती है। इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप है सारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की रेंज निकाल लो, और दूसरे स्टेप में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि विच टाइप ऑफ द रेंज फॉल हो रहा है, उस किस रेंज में हमारा फॉल हो रहा है, वो तो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज इट इज़ इनवैलिड। इन दिस सिचुएशन ऑर्डर साइज इंक्रीज एंड परचेज प्राइस डिक्रीज। इसमें ऑर्डर साइज इंक्रीज हो रहा है, परचेज प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो दे आर द 2 स्टेप टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रेंज टाइप क्वेश्चंस। कैलकुलेट करना है हमें, पहले मैंने बताया था कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईच रेंज, हर किसी रेंज में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। इफ़ इकोनॉमिक क्वांटिटी फॉल इन रिस्पेक्ट टू द रेंज देन इट शैल बी वैलिड, अदरवाइज इट इज़ इनवैलिड। ठीक है। नोट क्या था, एनुअल रिक्वायरमेंट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर शैल बी सेम इन ईच रेंज। जो हमने देखा था, हम मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल परचेज सेम रहेगा, और यदि कैरिंग कॉस्ट विल बी चेंज होती है इन रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज इफ परचेज प्राइस। कैरिंग कॉस्ट विल बी चेंज इन ईच रेंज, चेंज होती है इफ़ इट इज़। कैरिंग कॉस्ट कब चेंज होगी, जब वो परचेज प्राइस पे बेस होगी, नहीं तो वो भी सेम रहेगी। कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम if it is not based in the purchase price, if it based in purchase price it will be change. ओके, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 की ओर तरफ चलते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर एंड लीड टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या है और लीड टाइम क्या है, हम आपको ये बताते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर करने में, फिर दूसरा ऑर्डर करते हैं, फिर तीसरा ऑर्डर करते हैं, कितना टाइम, कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर में कितना गैप है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज अ टाइम गैप है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। दो लगातार ऑर्डर करने पे कितना गैप आ रहा है, उस गैप को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कहते हैं। और लीड टाइम किसे कहते हैं, जब हमने सप्लायर को फ़ोन लगाया और सप्लायर ने हमें माल दिया, उस टाइम के गैप को हम लीड टाइम कहते हैं। हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल इसका मतलब है हम कितनी क्वांटिटी हमारे स्टॉक में रहे, जिससे हमें स्टॉक आउट सिचुएशन ना देखनी पड़े, उस लेवल को मेंटेन करते हुए हम दोबारा रीऑर्डर कर दें, जिससे कि लीड टाइम जो सप्लायर के बीच में होता है वो भी कवर हो जाए, जिससे हमारा जिससे हमारा ये मिनिमम स्टॉक है, स्टॉक आउट सिचुएशन भी ना हो। उस मिनिमम लेवल पे हम ऑर्डर कर देंगे, फिर वो यूज़ होगा, फिर उससे माल न्यू फ्रेश आ जाएगा, इसलिए हम रीऑर्डर लेवल पे हम ऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर लेवल इज़ द प्लेस बिटवीन द मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। ऑर्डर साइज इज प्लेस इन सच अ वे दैट fresh orders to of the raw material received before the minimum level of the raw material is to be reached। जैसे मैंने बताया मिनिमम लेवल ये, इससे रीच होने से पहले हम रीऑर्डर लेवल कर देते हैं, जिससे मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में ये गैप मेंटेन रहे। इसके हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, हम इनको देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कब ऑर्डर करें, मतलब हमने एक जितना लीड टाइम था ना, उस लीड टाइम के बीच में हमने उसके ऊपर हमने एक मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना, उतना हमें मेंटेन करना पड़ता है। लीड टाइम वो होता है जैसे मैंने बताया, लीड टाइम जब हम सप्लायर को फ़ोन लगाते हैं, सप्लायर मैक्सिमम टाइम लेके भी कितना देर तक हमें माल बेचता है, उसे लीड टाइम कहते हैं। जैसे लीड टाइम हम मान लेते हैं 5 दिन का, 5 दिन का लीड टाइम है। 5 दिन में हम कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं स्टॉक को, रॉ मटेरियल को, उतने स्टॉक पर यूनिट इनटू कर दो, हमें उतना स्टॉक मेंटेन करना होगा। उससे ऊपर हमें रीऑर्डर लेवल, मतलब उससे ऊपर उस स्टॉक से पहले पहुंचने के लिए हमें ऑर्डर मारना पड़ेगा, है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला पहला तो है मिनिमम यूजेज, मतलब कितना यूजेज हो, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। उस यूजेज में कितना, जैसे यूजेज मतलब मैक्सिमम लीड टाइम यूज, उस यूज़ में हमने 100 यूनिट मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं पर डे। मैक्सिमम लीड टाइम कितना, एक दिन में हम 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लीड टाइम 4-5 दिन बताया था मैंने आपको, और ये 500 यूनिट से ऊपर हमारा रीऑर्डर लेवल 500 यूनिट के पास आए, उससे पहले हमें फ़ोन घुमाना होगा सप्लायर को, जिससे हमारा स्टॉक मेंटेन रहे। और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक, ये तो हो गया मैक्सिमम। अब होगा एवरेज यूज इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस मिनिमम स्टॉक, और थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं मिनिमम स्टॉक, जिससे हमें स्टॉक आउट सिचुएशन देखनी ना पड़े। हर मैनेजर हर फॉर्मूले को अपने हिसाब से यूज़ करता है। एक हो गया सेफ्टी स्टॉक, जिसमें एवरेज लीड टाइम एवरेज स्टॉक, जिससे हम मिनिमम स्टॉक को भी सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक क्या है, डेंजर लेवल क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे। हमने अभी देखा था मिनिमम लेवल हम आप ये कह सकते हो मिनिमम लेवल ऑल फॉर्मूला टाइप फ्रॉम द रीऑर्डर लेवल। जैसे हमने देखा था वहाँ से ही फॉर्मूला ट्राइब है, उससे हम देख लेंगे, ठीक है। और आते हैं मैक्सिमम लेवल पे।
मैक्सिमम लेवल उस स्टॉक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम मैक्सिमम लेवल स्टॉक ही मेंटेन करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? एक तो वो हो जाएगा क्या क्या मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम माइनस ROL प्लस रीऑर्डर लेवल इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम यूसेज। ROQ का मतलब क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरह ही है। ठीक है, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल वो लेवल है, मतलब एवरेज कितना होना चाहिए। जैसे 1+, जैसे हमने 5 नंबर लिए, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 नंबर लिए, उनका टोटल कितना होगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15, फिर उनका टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो इसका 5, इसका 3 आ गया, तो ये है हमारा एवरेज। हमें भी ऐसे ही मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाय 2 करके उसका स्टॉक मिनिमम निकालना होगा। जैसे मैक्सिमम डिवाइडेड बाय प्लस मिनिमम और डिवाइडेड बाय, तो मैक्सिमम ले लो आप 1000 यूनिट, मिनिमम 5050 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1050 डिवाइडेड बाय 2। इसका आ गया आंसर 5 5 2 5 10 0 2 2 5 50525। इसका मतलब हमारा एवरेज स्टॉक होता है हमेशा 525। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला एक और है, मिनिमम स्टॉक लेवल इंटू ROQ डिवाइडेड बाय RL। एक बार मैं मिनिमम स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला सेट कर लेता हूँ। एवरेज वो प्लस है भाई मेरे, चलो मैंने देखा था ना सही, ये इंटू नहीं है, यहाँ पे ए प्लस आएगा। ओके, सही कर रहे हैं मैं सही कर रहा हूँ। अब डेंजर लेवल, डेंजर लेवल क्या होता है? एक जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल बाइक का। बाइक में हम रिज़र्व लगा के चलते हैं, वो तो आप लगा लो मिनिमम रिज़र्व, जैसा हमें पता नहीं होता वैसे हम मिनिमम रिज़र्व लेवल को हम मिनिमम लेवल मान लेते हैं। फिर रिज़र्व हमारे बताया हमें रिज़र्व भी 50-60 किलोमीटर तक चल जाती है, हमने चला ली 40 तक। अब वो डेंजर लेवल आ गया, उसमें तो हमने फिल करवाना ही करवाना है। तो इसलिए हम डेंजर लेवल एक और लेवल होती है जिसमें हम एवरेज यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज। एमरजेंसी मतलब हमने फ़ोन घुमाया, हमने पूछा कितने दिन में भिजवा देगा, वो दिया 4 दिन। हमने पूछा फिर जल्दी से जल्दी कितने दिन में पहुँचा देगा, जैसे 24 घंटे में। तो हो गया मैक्सिमम लीड टाइम फॉर एवरेज एमरजेंसी परचेज, ही होता है मैक्सिमम लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज का 24 घंटे। तो एवरेज यूसेज कितना हमारा 80। तो मैक्सिमम था हमारा 80 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 24 आवर इक्वल टू 1 दिन। तो हमें 80 यूनिट का हमें वो मेंटेन करना होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 8, मेटेरियल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द रॉ मटेरियल। मटेरियल मतलब टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मतलब कितना माल बिक जाता है, कितना माल यूज़ हो जाता है, मटेरियल कितना यूज़ हो जाता है, उसका रेशियो निकालना हमें। यूज़ मतलब कंज्यूम, मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या फॉर्मूला है? तो इसका मतलब है इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर among average stock of the raw material during the year. It is a ratio of the raw material consumed during the year and average stock of raw material maintained during the year.
कितना कंज्यूम कर जाते हैं और कितना एवरेज मेंटेन रहता है। तो फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही रॉ मटेरियल पीरियड कितना हो गया 365 डिवाइडेड बाई MTR मटेरियल टर्नओवर रेशियो। लो मटेरियल MTR हाई वो होता है होल्डिंग पीरियड, एंड हाई MTR लो होल्डिंग, तो लो कैरिंग कॉस्ट। तो हमारे लिए सही है। कॉन्सेप्ट नंबर हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाउ टू कैलकुलेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैसे कैलकुलेट करें पर रॉ मटेरियल पर परचेज करें। मतलब हम जैसे परचेज करते हैं रॉ मटेरियल की, उसकी कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम कैसे कॉस्ट में किसी भी परचेज में किसी भी कॉस्ट को कैसे ऐड करें। जैसे कि पहले हमें वो मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, उसको हमें ऐड कर डिडक्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे बेनिफिट है वो। क्वांटिटी डिस्काउंट हमने बल्क में लिया, उसके हमारे डिडक्शन मिली, हमें रिड्यूस करना है। और एक हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, जैसे हम तुरंत पेमेंट करते हैं ना, उसके लिए हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, हमें वो ऐड करना क्योंकि वो एक फाइनेंशियली बेनिफिट है। और उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। हमने ट्रेड डिस्काउंट पर लिया, क्वांटिटी डिस्काउंट पर लिया, कैश डिस्काउंट पर लिया। रोड टैक्स एक परचेज में होंगे क्योंकि रोड टैक्स हमेशा भरने होते हैं, हम टोल टैक्स भरने होते हैं। GST इट इज़ रिकवरेबल देन नॉट एडेड, नॉट रिकवरेबल एड व्हेन क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। फाइन पेनल्टी नॉट एडेड, फाइन पेनल्टी चार्जेज डिडक्शन नॉट एडेड क्योंकि वो फाइन खर्चा नहीं है, तुमने मन से करा है। इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड होगा कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ कंटेनर इफ़ वापस हो जाता है तो नहीं, एड इफ इट नॉन रिटर्नेबल बस। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, आगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। अगले कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट of material consumed and cost of closing stock of raw material for the purchase price of the raw material keep changing। कैसे कैलकुलेट करें रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम, किस प्राइस पे कंज्यूम हुआ और किस प्राइस पे हमारे स्टॉक है उसकी। जैसे कि मटेरियल कीप चेंजिंग होता है 3 मेथड, FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज। तो हम FIFO, वेटेड एवरेज और अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस हैं जिनमें हम यूनिट्स, जिनसे मटेरियल, जिनसे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द रॉ मटेरियल गेट इंक्रीज, कॉस्ट है जो हमारी रॉ मटेरियल की वो इंक्रीज हो जाती है। और नॉर्मल लॉस यूनिट गेट सेल रिड्यूस। चलो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होते हैं, नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जैसे कि जो कि रॉ मटेरियल की प्राइस को, कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज कर देते हैं। नॉर्मल लॉस विच है गेट रिड्यूस, नॉर्मल लॉस यूनिट्स गेट सैलरी, मतलब कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर देते हैं और यूनिट्स गिरा देते हैं, यूनिट बढ़ा देते हैं। Abnormal loss are not reducing the calculation of the cost per unit.
कॉन्सेप्ट नंबर 11, ABC एनालिसिस ऑफ मटेरियल। स्टेप आर द कैटेगराइज, मतलब ABC एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि हम जिसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, एक कॉस्ट है जिसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होती है, उसको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेन है, मेजर है। ABC एनालिसिस मतलब 70-20-10, 70% ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्ट, उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। 20% बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में 10% यूज़ होता है। तो हमें स्टेप टू कैलकुलेट क्लासीफाई द ABC, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ईच रॉ मटेरियल की एक्सपेंसेस को। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल यूज़ होता है एक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच रॉ मटेरियल, फिर टोटल करेंगे ऑफ ईच रॉ मटेरियल का, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे ऑफ ईच रॉ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल का, फिर असाइन करेंगे रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज कैलकुलेशन। इन स्टेप 3 में रैंक परसेंटेज के हिसाब से रैंक कर देंगे। 70% के नियर बाय हम फर्स्ट रैंकिंग देंगे, सेकंड रैंकिंग 20% के हिसाब से, बचे हुए 10% को हम सी कैटेगरी देंगे। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होता है? इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब कितने नंबर ऑफ द इनपुट लगा के कितना आउटपुट मिल रहा है। जैसे 130 इनपुट लगाया और आउटपुट 100% मिला, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग लॉस आया 30% का। This means raw material treated is unfavorable if the more than 100%, otherwise it is unfavorable. मटेरियल कॉस्ट, कितना मटेरियल लगता है एक यूनिट ऑफ आउटपुट को लगाने के लिए। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और आउटपुट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब इनपुट इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट। आउटपुट रेशियो, आउटपुट यूनिट मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है, इनपुट डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। कॉन्सेप्ट नंबर 13 मतलब स्टॉक आउट सिचुएशन। स्टॉक आउट सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें हम माल ग्राहक खड़ा है, हम उसको माल नहीं दे पा रहे हैं, ऑर्डर रिसीव। टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर को कैंसिल, टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर गेट रिसीव। रेशियो है स्टॉक आउट रेशियो। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी लगती है, मतलब स्टॉक आउट है उसमें कितना खर्चा आता है। टोटल नंबर ऑफ द स्टॉक आउट यूनिट, स्टॉक आउट यूनिट, स्टॉक कॉस्ट पर यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इंटू प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय 2। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 365 days into MT stock out inventory turnover ratio for finished goods। 14 raw material mix ratio। raw material mix ratio क्या होता है? when two or more product are used to producing a single unit, it is called raw material mix ratio। थैंक यू बच्चों, आज आपका क्लास ओवर होता है। बाय बाय बच्चों।